सवाल देखिएगा 9 नंबर का पहला सवाल। कह रहे हैं कि यदि किसी आधार पर और उन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज यानी कि रम्बस और त्रिभुज यानी ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में हो, और मतलब दो पैरेलल समान पैरेलल लाइन के बीच में हो, और साथ ही साथ समान पैरेलल लाइन के बीच में हो, और साथ ही एक ही आधार पर हो, सेम बेस पर। मान लीजिए कि बेस मान लिए ए बी। अब ए बी बेस पर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और एक आयत बन रहा है, सॉरी समचतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज जानते हैं। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस क्या है? रोम्बस है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो कहलाएगा रोम्बस। जैसे मैं मान लो कि ए बी के बराबर ही हमारा ये वाला पी क्यू और ये भी लिया, ये बना है क्या हमारा? ये बनेगा हमारा रोम्बस। ये बना मेरा रोम्बस, ठीक है। नाम इसका दे देते हैं ए बी पी क्यू। रोम्बस का नाम मैंने लिखा है ए बी पी क्यू। चलिए ये पी और ये क्यू है। फिर मैं ले रहा हूं इसमें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में बस बात ये होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगा, इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं होगा। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर, और समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं हो भी सकता, आमने सामने की भुजा बराबर होगा। ए बी, मान लीजिए कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका नाम लेता हूं मैं ए बी टी। ए बी टी एक ट्रायंगल ले लिया जो कि उसी आधार पर है और उसी समांतर लाइन के बीच में है। क्या आपको दिख पा रहा है कि समान आधार और समान पैरेलल लाइन के बीच ये जो था लाइन, मान लीजिए कि ए में एन और एक्स वाई, ये दोनों पैरेलल लाइन मान लीजिए। एम एन और एक्स वाई अपने से मान लिया मैंने, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। अब पैरेलल लाइन के बीच में है और ये सभी का आधार ए बी ले रखे हैं। जैसे ट्रायंगल ए बी टी है और पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ट्रायंगल को टी से डिनोट कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल कौन था? ट्रायंगल ए बी टी था। ट्रायंगल कौन था? ए बी टी। और पैरेललोग्राम कौन है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी मान लिए। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मान लिए ए बी सी डी। और समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस क्या? ए बी पी क्यू, ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस है। अब जरा सा केयर करिए, अगर रोम्बस है और ये सब एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, तो आप जानते होंगे कि पैरेलल लाइन के बीच में होने के कारण सभी की ऊंचाई क्या है? हाइट क्या है? सबका बराबर है। और सभी का हाइट अगर बराबर है और एक ही आधार पर है, तो जितने चतुर्भुज होते हैं या 2 डायमेंशन होते हैं, अगर उनका आधार एक ही हो, समांतर चतुर्भुज जितने तरह के, एक तरह से देखिएगा तो समांतर चतुर्भुज ही समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। रोम्बस भी क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों रोम्बस पैरेललोग्राम है? क्योंकि वो रोम्बस भी पैरेललोग्राम के सारे नियम को फुलफिल करते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा नियम है कि सब भुजा बराबर, लेकिन वो अल्टीमेटली किसके जैसा है? हाँ, अल्टीमेटली वो समांतर चतुर्भुज जैसा ही है। कौन? समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? केवल आमने सामने की भुजा समांतर, और आमने सामने की भुजा समांतर और दो भुजा मतलब आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर भी। तो ये तो है ही किसमें? 4 तरह समांतर चतुर्भुज बताए हैं आपको। पहला तो समांतर चतुर्भुज सेल्फ, दूसरा रेक्टेंगल भी समांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर समांतर है। तीसरा
आमने सामने की भुजा नहीं है आयत में बराबर, और समांतर नहीं है, और दूसरा वर्ग, और तीसरा समचतुर्भुज यानी कि स्क्वायर और रोम्बस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम्स। एक तरह से ये पैरेललोग्राम भी है, समझ रहे हैं? तो किसी तरह के पैरेललोग्राम का एरिया होता है, जानते हैं क्या? एरिया होता है आधार गुने ऊंचाई, एल गुने बी। आधार गुने ऊंचाई, एल यहाँ पर आधार है और बी उसका ऊंचाई है। जैसे आयत देखिए, तो आयत का तो सब लोग, रेक्टेंगल का तो सब लोग जानते होंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल और ये बी। जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि एल गुने बी, क्योंकि ये बी क्या है? इसका ऊंचाई है। किसी भी पैरेललोग्राम का एकमात्र एरिया का फॉर्मूला कि आधार गुने, पैरेललोग्राम का नहीं, मैं तो बोलता हूं किसी भी चतुर्भुज का फॉर्मूला है आधार गुने ऊंचाई, कोई चतुर्भुज का फॉर्मूला, लेकिन बशर्ते कि वो सुटेबल रूप से हो, मतलब ठीक ढंग से हो। जैसे वर्ग है, आयत है, ये ठीक ढंग से है। समांतर चतुर्भुज थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन उसमें भी ऊंचाई ले लेते हैं, आधार गुने ऊंचाई। ट्रायंगल का क्या एरिया होता है? ट्रायंगल का एरिया उसके से हाफ होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ना, इसको आधा करिएगा ना तो दो गो त्रिभुज में बना है, ये माना जाता है। अच्छा, यही आयत में ही अगर ये वाला ट्रायंगल भी बनाते हैं तो इसका भी एरिया उतना ही होता है जितना कि ए बी सी डी है ना, मान लीजिए यहाँ पर। तो ए बी सी डी का जो एरिया, ए बी सी डी का जो एरिया होगा वही ए बी पी का होगा एरिया। कारण कारण कि आधार वही एल और ऊंचाई वही बी, तो इसका एरिया क्या होता है? मतलब इसका भी एरिया होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये वाला किसका एरिया की बात कर रहे हैं? बीसीडी का। उसका भी यार ऊंचाई वही ना हो जाएगा, बी, और इसका भी ऊंचाई कौन होगा? बी, और आधार दोनों का कौन है? एल। एरिया दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाएगा। लेकिन ये वाला त्रिभुज का जो एरिया है ना, पूरा का क्या होगा? आधा होगा। इसीलिए बोला गया कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का, या ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया से आधा होगा। जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई। किसी भी, सर आप ये बताइए हमको कि किस चित्र का एरिया आधार गुने ऊंचाई होता है? जो चित्र, जो आकृति, जो 2 डायमेंशनल बॉडी नीचे से ऊपर तक एकदम ठीक ढंग से ऐसे गया हो, उस सब का एरिया क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। सर पैरेललोग्राम तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? उसके लिए भी वही चीज, आधार अगर मान लीजिए कि आधार x है और ऊंचाई जो भी इसके बीच का हो जाए, आधार गुने ऊंचाई होता है 2 डायमेंशनल बॉडी का। और जो बढ़िया से लिखा हुआ है उसको तो बढ़िया से, जो ठीक ढंग से लिखा हुआ है तो आधार गुने ऊंचाई सीधा सीधा। ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। और जानते हैं वो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हर तरह के आयतन का एरिया होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है। आयतन किसका होता है? 3D आकृति का। 2D आकृति का परिमाण क्या बोलता है? एरिया होता है। एरिया का क्या फॉर्मूला? आधार गुने ऊंचाई। और आयतन का एकमात्र फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। कैसे आकृति का? उसमें भी वैसे ही चित्र का जो नीचे से ऊपर तक एकदम ठीक ढंग से गया हो, उसका आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुने, जानते हैं इसका आधार होता है पाई स्क्वायर और ऊंचाई होता है h, इसीलिए इसका आयतन होता होगा पाई स्क्वायर h। क्योंकि समझ रहे होंगे लगता है कि, तो आयतन का एकमात्र फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला मतलब 2 डायमेंशनल वाला का क्षेत्रफल का आधार गुने ऊंचाई। हम फिर बाद में मेंसुरेशन में इन तमाम बातों को बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि किसी भी चित्र का एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया का, वो होगा आधार का, एरिया का फॉर्मूला होगा आधार का, जब चतुर्भुज की बात हो रहा है, अगर पॉसिबल है तो उसका आधार देख लीजिए, आधार गुने ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। लेंथ ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार और उसी आधार के संगत ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई क्या होता है? एकमात्र फॉर्मूला होता है किसका? एरिया का। ए बाबू, तो इसका पैरेललोग्राम यानी कि पी, पैरेललोग्राम को आप डिनोट कर रहे हैं पी से, और रोम्बस को डिनोट कर रहे हैं किससे? आर से। तब
पी का एरिया कितना, पी का एरिया भी वही ए बी गुने ऊंचाई, ए बी गुने ऊंचाई एच, अरे पी का भी एरिया ए बी गुने ऊंचाई एच, समचतुर्भुज का भी एरिया। सर हम बढ़िया से याद है हमको कि रोम्बस का एरिया होता है हाफ गुने d1 इंटू d2, और आप ये सब उल्टा आलतू फालतू को जी बता ले हैं। देखिए हाफ इंटू d1 इंटू d2 तब होता है जब d1 और d2 देल हो, जब d1 d2 नहीं दिया हुआ है तो उसका एरिया ये भी हो सकता है जो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है, जो वर्ग का एरिया होता है, जो आयत का वर्ग का एरिया क्या है सर, ओकर भुजा स्क्वायर है। तो जानते हैं क्या है भुजा स्क्वायर का है कि आधार भी वही भुजा और ऊंचाई भी वही भुजा। अरे आयत का क्षेत्रफल क्यों है सर एल गुने बी, क्योंकि आधार एल है तो ऊंचाई कौन है बी है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है? तो इसीलिए लगता है क्या मामला धीरे धीरे समझ में आ रहा है। समांतर चतुर्भुज का एरिया आधार यानी कि ए बी और गुने कौन सा ऊंचाई एच, ऊंचाई बिटवीन पैरेलल लाइन है ना, तो ये पैरेलल लाइन का जो ऊंचाई होगा सब जगह ऊंचाई होगा। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम का वही एरिया और समचतुर्भुज का समान, समचतुर्भुज एक तरह से हमको d1 d2 तो देल नहीं है, तो समचतुर्भुज का भी एरिया निकालना होगा तो वही आधार ए बी और गुने ऊंचाई एच। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस का एरिया क्या होगा बराबर होगा। और याद रखिए अगर उसी समांतर चतुर्भुज पर उसी समांतर लाइन के बीच में बना है या जो चतुर्भुज का आधार है वही आधार त्रिभुज का है और वही ऊंचाई त्रिभुज का है, तो त्रिभुज आधा होता है किसका चतुर्भुज का। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम समझाने का प्रयास किए हैं रेक्टेंगल में त्रिभुज क्या होता है आधा होता है किसका चतुर्भुज का, इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो रहा है वो आधा होगा किसके भाई, सॉरी बाकी लोगों के क्षेत्रफल से, यानी कि इसका क्षेत्रफल का दुगना होगा पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का। अरे इन लोगों के आधा होगा ना, कौन बराबर हो रहा है होगा। अब हमारा लिख के बताना पड़ेगा, अब हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, अब नहीं बर्दाश्त होगा, इट इज इम्पॉसिबल। पैरेललोग्राम को हम पी से डिनोट किए हैं, समझ गए कितना अभी तो बोले होगा ना भैया, हम बताइए कि छोड़ेंगे। देखिए ये है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को किससे मान लिए पी से, और समचतुर्भुज को आर से, और त्रिभुज को पी से। अब जरा सा सोचिए, मैं इधर मिटाता हूं, ठीक है, मैंने बता दिया है कि कौन कौन क्या है। पी बराबर क्या हाफ गुने पैरेललोग्राम का तो आधार गुने ऊंचाई, तो ए बी गुने एच, रोम्बस का भी आधार गुने ऊंचाई, वो भी समांतर चतुर्भुज है, रोम्बस यानी कि ए बी गुने, अरे खाली बढ़िया से सुनिए ना, मेंसुरेशन में दिक्कत नहीं होता है, जानते हैं मेंसुरेशन में दिक्कत है कि ज्योमेट्री नहीं है आपके दिमाग में, ज्योमेट्री है तो मेंसुरेशन कुछ है ही, केवल फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा है यही सब, बाकी ज्योमेट्री। तो आर और टी का यानी ट्रायंगल का एरिया हाफ गुने आधार गुने इंटू एच, कैलकुलेट कीजिएगा तो आप देखिएगा तो ई वाला ई दोनों के आधा है, यानी कि इसका सब ई दोनों दुगना है, अरे इसका पी का आधा टी है यानी कि टी का दुगना पी है, तो इसीलिए लिखते हैं कि पी और आर और पी और कौन पी और टी बराबर होगा, सॉरी पी और आर बराबर होगा लेकिन टी का दुगना होगा, तो आंसर कौन सा हो जा रहा है टी। समझ में आ गया बात। इसमें क्या क्या समझें, इसमें समझें कि एरिया निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है पैरेललोग्राम के लिए, लिखना नहीं है केवल सीखना है, और कि जितना बात बोल रहे हो कितना भी लिखिएगा केवल सीखिए। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि पैरेललोग्राम इसी तरह का हो, उस अगर एक ही आधार और एक ही समांतर लाइन के बीच में है तो एरिया क्या होगा सबका, चाहे वर्ग हो आयत हो समचतुर्भुज हो समांतर चतुर्भुज हो, चार तरह के चतुर्भुज समांतर वाला है, और जितने चतुर्भुज होते हैं अगर पॉसिबल है तो उसका एकमात्र फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार, सॉरी आधार गुने ऊंचाई, और ट्रायंगल का क्या होता है चतुर्भुज का आधा यानी कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न सब डिस्कशन वाला है जी,
इसीलिए बोले कि इसको रिकॉर्ड करना तो बहुत जरूरी है, काहे कि लड़का एकदम भूल जाता है, समझ में नहीं आता है, फिर क्या पढ़ाए हैं, क्या बने, क्या क्या लिखे नहीं लिखे। जानते हैं अगर सभी चीज के बारे में जितना बोलते हैं उस सबको लिख भी लेते हैं तो बहुत सारा लिखते लिखते याद हो जाता है, ध्यान आ जाता है। समान ऊंचाई के, देखो अभी कैसा क्या बोल रहा है, समान ऊंचाई के, यानी कि पिछले वाला सवाल भी समान ऊंचाई वाला था, लेकिन उसमें बोल रहा था कि पैरेलल लाइन के बीच में, ताकि आपको समझ लेना है कि पैरेलल लाइन के बीच में ऊंचाई क्या होता है। लेकिन यहाँ अलगे से कह लिख ले कि समान ऊंचाई के समांतर चतुर्भुज और आयत एक ही आधार पर और एक ही आधार के एक ही तरफ खड़े हैं। अभी देखिए बोलता है एक ही आधार पर और एक ही आधार के एक ही तरफ खड़े हैं, एरिया तो बराबर होगा, समान ऊंचाई के हैं और समान आधार है तो एरिया तो बराबर होगा। लेकिन क्या पूछ रहे हैं, यदि समांतर चतुर्भुज और आयत के परिमाप L1 और L2 है तो निम्न में से क्या सही है। मतलब कि एक में परिमाप की बात हो रहा है, इसके पहले वाला में एरिया का था। एरिया तो एक बराबर होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि समान आधार है और समान समान आधार है और समान ऊंचाई है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि भैया एरिया ये आधार मान लीजिए कि हाँ जी, मैं किसको क्या बना रहा हूं, आयत और समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं। आयत में बनाया ब्लैक कलर से आयत, और मैं एक बना रहा हूं समांतर चतुर्भुज भी। ये अच्छा एक ही आधार कह रहा था, चलिए सर मैं एक ही आधार ले लिया, नाम दे दिया उसका ABCD आयत का, ABCD आयत का नाम दे दिया। तो आयत का आधार AB हो गया। अब इसी आधार पर मुझे क्या बनाना है, समानांतर चतुर्भुज। इसी आधार पर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, तो मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ऊंचाई वही है, थोड़ा सा पैरेललोग्राम तिरछा खींचे हैं तो थोड़ा मोड़ा त्रुटियां हो सकती हैं बनाने में, लेकिन लगभग मैंने प्रयास किया है अब तक का जितना हमारा ड्राइंग का क्षमता था उसका उपयोग करते हुए। AB जो है सेम है और P और Q समान ऊंचाई है इसका, ठीक है। आधार AB और ऊंचाई दोनों का सेम। परिमाप की बात करनी है, क्या लगता है परिमाप आयत का, आयत का परिमाप 2 इंटू, आयत का परिमाप 2 इंटू AB प्लस AD। नहीं, परिमाप का सोचना है। L1 किसका पेरीमीटर है और L2 किसका पेरीमीटर है, ठीक है। मुझे पता है कि L1 और L2 में, L1 में जो कि समांतर चतुर्भुज है और L2 जो है वो आयत है। आयत में देखिए तो समांतर चतुर्भुज का जो AB है वो आयत का भी AB है। अरे परिमाप का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो फिगर बना है ना उसका बाउंड्री की लंबाई कितना है वही आयत है। जैसे बाउंड्री कौन कौन है, ABCD सबसे काला का ही सबसे बाउंड्री है ना, है तो ओकरी लंबाई जोड़ देंगे तो आयत ये परिमाप हो जाएगा। तो देखिए और ये ग्रीन वाला है सो किसका बाउंड्री है, समांतर चतुर्भुज का, उसी को जोड़ देंगे सबके लंबाई तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि AB बराबर कौन है, AB है ग्रीन वाला, यानी कि समांतर चतुर्भुज का भी AB वही है जो कि आयत का AB है। ये वाला तो बाउंड्री बराबर हो गया। हेलो, कौन बाउंड्री बराबर हो गया, AB। अच्छा एक बात और जानिए, AB के समांतर अगर PQ है तो E भी उतना ही बराबर होगा। AB बराबर कौन हो गया, और AB बराबर कौन था, DC, यानी कि AB बराबर और PQ DC के बराबर हो गया। हेलो, AB किसके बराबर, AB तो AB के बराबर और PQ किसके बराबर, इससे, क्योंकि AB PQ DC सब बराबर हो गया। AB PQ DC है कि AB के बराबर कौन सा, DC था, और AB के बराबर समांतर चतुर्भुज के नाते कौन हो गया, PQ, तो ये सब बराबर हो गया। संभालिएगा, केवल आप ना सुनिए ना, आप ना सोचिए बनेगा, केवल समझ ही यहाँ पर एट ए टाइम समझिए, समझ के भुला जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिएगा एक बार काफी है, दिमाग में छप जाता है वो बात, खाली आप एक बार समझ लें।
इसी चीज को एक बार खाली समझ लें तो दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाता है। खाली ये समझ लें कि काहे इसे बोला, समझे ला, वो बड़े दिन तक याद रहता है। कई बार तो ऐसा वैसा सिचुएशन फिर आता है, बशर्ते कि वो थोड़ा सा भी दिमाग में वो बात, वो चीज, वो सिचुएशन असर डाले दिमाग पर। ज्यादा गहराई से भी नहीं सोचना है यार, ये नहीं कि एकदम डूब जाइए, नहा वहा के निकालिए ठिठुर जाइए फिर। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, हमेशा से ध्यान देना है समझने पर। और एकदम चेहरे पर ऐसे रिकॉर्डेड वाले भी मुस्कुराएं, ठीक है, जो देख रहे हैं। हंसना मुस्कुराना बड़ी जरूरी है। और अगर वीडियो देखते हैं तो उठ के बैठ के पढ़ें, पढ़ाई को रिस्पेक्ट करिए, बैठ के पढ़ा कीजिए। ये ना कि एक लड़का को देख रहे हैं कि बाथरूम गेल है और वहां वीडियो चलो ले, अरे कॉपी कलम लेकर, नहीं मतलब कपड़ा उपड़ा धो रहा है तो चला ले यार, का वैसे कर रहे हो? बढ़िया से स्थिर होकर 1 घंटा पढ़ लिए तो कमाल हो जाएगा। स्थिर होकर 1 घंटा पढ़ लिए ना केवल जी, तो 4 घंटा का पढ़ाई 1 घंटा में होता है, 3 घंटा का। और जैसे तैसे पढ़ रहे हो ना तो कितना पढ़ लीजिए उसे वैसे नहीं होगा। हाँ, अगर पढ़ा हुआ है कोई चीज तो खाली रिवीजन करना है, जीएस सुन रहे हैं तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन एक बार तो बढ़िया से सिंसियर होकर पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने का नाटक करना छोड़िए, पढ़ाई कीजिए। इसके पहले सुविधाएं इतनी नहीं थी लेकिन पढ़ाई ठीक था। आपको पढ़ना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, चीजों को बढ़िया से पढ़िए। जो जो चीजें समझ चुके हैं उसको नोट भी कर सकते हैं आप, ताकि नींद नहीं आएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा पढ़ने पर। ये चीज विलुप्त होता जा रहा है, यही वजह है कि लंबा समय लग जा रहा है बच्चों को। क्यों सोच रहा है कि टीचर बना रहा है तो हमरो आइए रहा है, टीचर बोल रहा है तो समझो हम बोल रहे हैं। कैसे मूवी की बात थी, कैसे पिक्चर में देखते थे कि उधर से मिथुन चक्रवर्ती मार रहा है तो लग रहा है कि हम ही धोले हैं, और इधर मार 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 ऐसा लगता था। तो वो सब चीज छोड़िए, एकदम बैठिए, डिसिप्लिन में पढ़ाई कीजिए। तो दूसरा सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी बातों को बोलते हैं, केयर करिएगा। मैंने बताया कि आयत का लंबाई और समांतर चतुर्भुज का लंबाई दोनों क्या था, बराबर था, इसीलिए ये तीनों आपस में क्या हुआ। अब आप ये कोई भी कह सकता है कि एडी जो चौड़ाई है उससे लंबा एक्यू है, नहीं है, एडी से लंबा कौन है, एक्यू है, एडी से लंबा एक्यू है। और बीसी से लंबा कौन है, तो हम तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब परिमाप के बात है तो एक परिमाप ज्यादा होगा, कि इधर इधर वाला तो बराबर हो गया, लेकिन ई जो था ना उससे ज्यादा लंबा ये है और ये है उससे ज्यादा लंबा। दैट्स व्हाई ए पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज व्हिच इज L1, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आयत के परिमाप से एक ही आधार और एक ही समांतर लाइन के बीच में अगर आयत और समांतर चतुर्भुज बना हुआ है तो आयत का परिमाप से बड़ा होगा कौन सा। हम एक और बताए थे कि आयत का बिगड़ा हुआ रूप कौन है, आयत से ही तो बना है, आयत का बिगड़ा हुआ रूप कौन है। और अगर सीधा सीधी था तो एकदम ठीक था परिमाप, लेकिन जैसे तिरछा होगा तो थोड़ा सा एक भुजा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो परिमाप किसका बढ़ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का। किससे, आयत से। क्या समझ में आया, L1 इज ग्रेटर देन L2, क्लियर है। लेकिन इतना भी बड़ा ना होगा कि दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, दुगना होने के लिए ऊंचाई थोड़ा कम होना चाहिए। ऊंचाई भी यहाँ पर क्या कह रहा था, ऊंचाई बराबर कह रहा था, ऊंचाई बराबर रहेगा तो एरिया, ये परिमाप ज्यादा तो होगा लेकिन दुगना के बराबर, वही स्टेटमेंट बोला है। ये कई बार पूछ सकता है भी कि कितना होगा, अगर ऊंचाई बराबर है और आधार बराबर है। मुझे लगता है कि बात समझ में आया है। क्या समझाए हमने समझाया कि ये तो बराबर था, लेकिन एडी से बड़ा है कौन, एक्यू, और क्या बड़ा है, एंड ऑल्सो बीसी से बड़ा है कौन, बीबी। मुझे लगता है क्लियर है, ठीक, पढ़ें। बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफलों का क्रमशः एस और आर है। देखिए इसमें हम डिस्कस किए थे
या भी कर लेते हैं। कभी भी किसी भी आकृति का जो वेल शेप्ड है, वेल शेप्ड मतलब समझते हैं आप, मतलब कि सुडौल आकृति। वेल शेप्ड माने जैसे सर्कल, ज्योमेट्रिक फिगरों में सबसे जो 2 डायमेंशनल बॉडी है उसमें से सबसे वेल शेप्ड कौन है? सर्कल है। जितने समबाहुज हैं वो सब अपने तरह के आकृतियों में सबसे वेल शेप्ड हैं। जैसे समबाहुज में समबाहु त्रिभुज होता है, सभी त्रिभुजों में सबसे बेहतर आकृति कौन है? समबाहु, क्योंकि सभी तरफ से क्या है? सुडौल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं वेल शेप्ड का मतलब? तो जैसे मान लीजिए कि चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज में सबसे वेल शेप्ड कौन है? वर्ग है। ये ना कि सम चतुर्भुज भी सब भुजा बराबर है लेकिन वो थोड़ा तिरछा मिर्चा होता है। वेल शेप्ड है कौन? पचभुज में समपचभुज, मतलब कि एकदम सुडौल। षष्ठभुज में समषष्ठभुज, जिसके सभी भुजाएं क्या हो, और सभी में ऐसी अष्टभुज, समअष्टभुज, रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर ऑक्टागोन, 10 गोन, 11 गोन। समझ में आ रहा बात? सब रेगुलर वाले जितने होंगे वेल शेप्ड होंगे। सबसे बेहतर शेप्ड कौन है? सर्कल, जिसमें कि इनफाइनाइट साइड है, वेल शेप्ड है सबसे। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अगर आप वेल शेप्ड समझ गए हैं तो ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी आकृति यदि वेल शेप्ड है तो उसका परिमाप बराबर होने पर क्षेत्रफल वेल शेप्ड वाला का अधिक होगा। किसका अधिक होगा क्षेत्रफल? परिमाप बराबर दे, पेरीमीटर बराबर दे, बाउंड्रियों की लंबाई बराबर दिया हुआ हो। परिमाप का मतलब बाउंड्री की लेंथ हो, बाउंड्री, बाउंड्री की लंबाई बराबर दिया हुआ है, योग बराबर दिया है। जैसे आयत है और वर्ग है, आयत से तो ज्यादा बेहतर, वर्ग से ज्यादा बेहतर सुटेबल कौन है? आयत है। वेल शेप्ड कौन है? सॉरी, आयत से वेल शेप्ड कौन है? वर्ग है, सॉरी वर्ग है। तो वर्ग का और आयत का यानी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर बराबर हो गया तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। जो वेल शेप्ड है ना वो ज्यादा एरिया कंज्यूम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि परिमाप किसी भी आयत का परिमाप हम मान लिए, आयत का परिमाप मान लिए 36, आयत का परिमाप मान लिए, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं। आयत का परिमाप मान लिए 36, 2 इंटू मतलब आयत का परिमाप, आयत का और वर्ग का परिमाप कितना? परिमाप मान लिए 36, तो वर्ग की भुजा रहा होगा 9 और इसका साइड रहा होगा 9 और इसका ए प्लस बी मिला के कितना रहा होगा? 18 रहा होगा। यानी कि 10 और 8 ले लीजिए, क्या दिक्कत है? 10 और 8 ले लीजिए अपने मन से। ये हमारा हो गया वर्ग की भुजा और ये वर्ग की भुजा हो गया। ये नजर उजर मिलाते रहिए नहीं तो नजर लग जाएगा, और नजर एक बार लग गया मतलब नींद आ गया तो फिर नौकरी पर नजर लग सकता है। ठीक है, इसलिए इधर देखिए, एकदम ऐसे देखते रहा कीजिए, आंख वाँख दौड़ाते रहिए, इधर उधर नजर चलाते रहिए। आइए ध्यान दीजिए, ए बराबर कितना? 9। अरे धूर्त, छोड़ दो, पूरा क्लास निकल जाएगा, हमको दूसरा क्वेश्चन पर फंसने भी हैं। सवाल समझिएगा, मैंने क्या बताया, मैं लगभग 50 सवालों को सोल्यूशन करवा रहा हूं एक सवाल में। सवाल का क्या थीम है कि कोई भी वेल शेप्ड होगा तो उसका अगर परिमाप बराबर होगा तो एरिया उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा वेल शेप्ड होगा, ज्यादा वेल शेप्ड होगा, ज्यादा सुडौल होगा। ऐसा कई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्कल का वर्ग से पूछ सकता है, सर्कल का पंचभुज से पूछ सकता है, हेक्सागोन का ऑक्टागोन से पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, परिमाप दे के बराबर और एरिया का पूछ सकता है कि किसका अधिक किसका कम। तो मैं बता रहा हूं प्रूफ करके कि आयत और वर्ग में वेल शेप्ड कौन है, ज्यादा सुडौल कौन है? वर्ग। स्क्वायर ज्यादा सुडौल है किसके रेस्पेक्ट में? आप वेल शेप्ड का मतलब समझिए पहले, ठीक है? तो देखिएगा परिमाप बराबर हो गया, अगर 10 और 8 लेंगे और इसका 9 लेंगे तो
10 8 18 दूना 36 और 9 चौका 36, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है और आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आप केयर करिए, तो यहाँ पर एरिया जो हो रहा है, एरिया हो रहा है 10 और यहाँ पर एरिया जो हो रहा है 81, ज्यादा हो गया। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जानते हैं ये जैसे जैसे इसके बीच फासला बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बहुत कमता जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 9 और 7 लेते हैं, सॉरी 11 और 7 18 ना, तो 11 7 77 आता और कम गया। अगर ये 12 और 6 लेते तो 12 6 पर ले क्यों रहे हैं? क्योंकि 12 और 6 18 18 तो नहीं, परिमाप 36 36 दोनों का होना चाहिए। परिमाप हम मान लिए हैं 36 दोनों का, 36 लाने के लिए भुजा माने हैं पहल का के 9 और दूसरा का ये वर्ग का 9 माने हैं और इसका भुजा कुछ हो मान रहे हैं हम। आप एक चीज केयर कर रहे होंगे, जितना ज्यादा का डिफरेंस है उतना ही कमता जाएगा एरिया। और एक बात बताए थे हम जब बता रहे थे आपको मैक्सिमम मिनिमम अलजेब्रा में, तो बोले थे कि किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू, बाबू टोपी, किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब दोनों आपस में बराबर होगा। याद है? तो वर्ग में दोनों भुजा बराबर आ जा रहा है, ए और बी, एल और बी बराबर। वर्ग में क्या होता है? एल और बी बराबर होता है। कुछ समझ पा रहे हो बात? एल और बी बराबर होता है, तो एल और बी अगर बराबर होता है तो एरिया तो अधिक होबे करेगा। गुणनफल अधिक कब होता था? समान होने पर गुणनफल अधिक होता था और कम होने पर, सॉरी बराबर होने पर योगफल कम होता था। मिनिमम होता था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब होता था? जब दोनों वेरिएबल योग में दिया हुआ है, तो मिनिमम लाने के लिए दोनों वेरिएबलों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, और मैक्सिमम आने के लिए दोनों वेरिएबलों का गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए? मतलब गुणनफल में होने पर दोनों वेरिएबल आपस में बराबर होने चाहिए। ये बताए हैं अलजेब्रा में मैक्सिमम मिनिमम में कि कोई चीज अगर एक्स और वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब एक्स बराबर क्या होगा, यानी कि एल और बी का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब एल बराबर, और अगर ऐसा हुआ तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। और फिर एक बात बताए थे कि ये एक्स और वाई का योग मिनिमम आएगा कब? जब एक्स बराबर वाई हो। बताए हैं क्या कि योगफल मिनिमम आता है जब एक्स बराबर वाई हो। ठीक है, मिनिमम आता है जब एक्स बराबर क्या हो? वाई हो। लेकिन इसका मतलब कि ए बराबर ए प्लस बी जो कि परिमाप में आता है 2 इंटू ए बी, ये कब मिनिमम आएगा? जब ए बराबर बी होगा, यानी कि वर्ग का परिमाप कम होगा। ए बराबर बी या एल बराबर बी, एल बराबर बी का मतलब क्या? एल बराबर बी का मतलब कि एल और बी आपस में बराबर, तो लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर, तो क्या बन गया होगा? वर्ग। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा किसके? आयत से, जब परिमाप बराबर है, और वर्ग का परिमाप छोटा होगा जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। पहले हम एक बात पर फोकस करते हैं, ये तमाम बातें अगर आपको समझ में आई हो तो हम इतना बात कंक्लूड करते हैं इसको कि किसी भी आयत या परिवर्ग, कोई भी आकृति हो जाए, जैसे सर्कल हो गया, अगर वृत्त, वर्ग, वृत्त, पंचभुज, पंचभुज नहीं षष्ठभुज ले लेते हैं, षटभुज, हेक्सागोन, पंचभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज। आपको पता है ये सबसे ज्यादा वेल शेप्ड है वृत्त, और उससे ज्यादा वेल शेप्ड है षष्ठभुज, मतलब उससे कम है षष्ठभुज। सबसे कम कौन है? त्रिभुज से ज्यादा वेल शेप्ड आयत, आयत से, ये समझ रहे हैं? मैं और आकृतियां दे सकता हूं तो उसको अरेंज कर सकता है कि कौन ज्यादा वेल शेप्ड है, ये तो समझ के अनुसार से कर लेंगे आप। अरे समझ में आ रहा है? अब त्रिभुज में भी हम दे दें क्या? समबाहु त्रिभुज और वर्ग, ये
समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में कौन ज्यादा वेल शेप्ड? समबाहु है। तो जो वेल शेप्ड है और यदि सभी का परिमाप, सर्किल को इसको मान रहे हैं हम सी बोल रहे हैं, इसको एच बोल रहे हैं हेक्सागोन, और इसको पेंटागोन, और इसको स्क्वायर बोल रहे हैं, और इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, इसको ट्रायंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो पता है आज यदि पहला यदि CHPSRT का परिमाप मतलब पेरीमीटर समान हो तो क्षेत्रफल जो होगा तो सबसे ज्यादा टी का होगा। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा? टी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, उसके बाद एच का, उसके बाद पी का, उसके बाद एस का, उसके बाद आर का, उसके बाद। अगर इन्हीं चित्रों में हमें जानना है तो आप जानते हैं ना पेंटागोन मतलब कि 5 भुजा वाला, हेक्सागोन यानी 6 भुजा वाला, रेगुलर हेक्सागोन यानी सब भुजा बराबर बराबर वाला, वृत्त का मतलब ऐसे जिसके अनंत भुजाएं हों, पंचभुज वर्ग तो जानवे करते हैं चारों भुजा बराबर वाला। अरे समझ पाते हैं कि नहीं सब? ये कौन सा कोण है? पेंटागोन। और ये हेक्सागोन, ये सर्किल, ये स्क्वायर, आयत तो जानते ही हैं आप। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर सभी के पहला केस यदि सभी के क्या समान हो, यदि सभी के परिमाप समान हो तो किसका एरिया सबसे अधिक? परिमाप समान होने पर जो वेल शेप्ड होगा उसका एरिया सबसे अधिक होगा। दूसरी बात, यदि CHPSRT वृत्त, हेक्सागोन, पेंटागोन, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल का क्षेत्रफल समान हो तो परिमाप उल्टा हो जाएगा। सबसे ज्यादा परिमाप उसका होगा जो सबसे बिगड़ल रूप होगा, जब से खराब शेप्ट में होगा। कौन है? तो इसका सबसे ज्यादा परिमाप होगा, उसके बाद परिमाप ज्यादा, फिर उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद सबसे ज्यादा सी का, सबसे कम परिमाप किसका होगा? सबसे कम परिमाप होगा सी का। अगर सबका क्षेत्रफल बराबर है ना, क्षेत्रफल बराबर दे रहे हैं, तो किसका परिमाप सबसे कम होगा? सी का। एरिया बराबर होने पर परिमाप सबसे, जिसका एरिया बड़ा, परिमाप बराबर होने पर एरिया जो बड़ा, उसका परिमाप बराबर होने पर एरिया जो बड़ा, तो क्षेत्रफल बराबर होने पर उसका परिमाप छोटा। जो एरिया ज्यादा लेगा उसका परिमाप क्या होगा? लेकिन एक केस में परिमाप बराबर दिल रहेगा और एरिया के बारे में पूछेगा, और दूसरे केस में एरिया बराबर दिल रहेगा और परिमाप के बारे में। तो सर्किल का परिमाप बड़ा होता, सॉरी एरिया बड़ा होता था, तो उसका परिमाप क्या होगा? अब सवाल ये समझ गए? अब जब आप लिख लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात रह गई है ये प्रश्न पर। हाँ, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दुगना? किसका दुगना? नहीं, किस कंडीशन में? जैसे कि ये वाला दुगना हो सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल दुगना होगा किसके? इनका कहना है, आवाज नहीं जा रहा होगा, मैं क्वेश्चन एक बार क्लियर कर दूं। इनका कहना है कि सर आप बता रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल यदि परिमाप बराबर होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत से बड़ा होगा। ये बात हम मान लिए, लेकिन मेरा कहना है, इनका सवाल है कि मेरा कहना है कि सर क्या स्क्वायर का एरिया दुगना नहीं हो सकता है रेक्टेंगल का? यदि परिमाप बराबर है तो दुगना हो सकता है क्या? परिमाप यदि बराबर है तो? देखिए, दुगना हो सकता है ये अलग मैटर है, केवल जानकारी ये बताना है कि परिमाप बराबर होने पर क्या आपका दुगना से ज्यादा भी हो सकता है? परिमाप बराबर होने पर किसका एरिया ज्यादा होगा, इस पर सवाल हो रही है। किसका एरिया ज्यादा होगा? स्क्वायर का।
सवाल है, हम अभी लिए थे वैल्यू क्या जी स्क्वायर का 9 लिए थे, परिमाप बराबर था कितना 36, परिमाप दोनों का कितना लिए थे, दोनों का परिमाप लिए थे 36 था, और स्क्वायर का साइड लिए थे 9, ये तो फिक्स रहेगा 9 का है कि 9 चौका 36 है ना। लेकिन लेंथ और इसका आयत का लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ले सकते हैं। अगर मैं लंबाई ले लिया कितना 12 और कितना ले रहे थे 6, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं ले लूं 31 और 5 ले लूं, तो 31 और 5 का एरिया कितना हो रहा है, सॉरी 31 मैं बोल रहा हूँ 31 और 5 यानी कि 13 और 36 और 1 और 36 ले लूं गुना करने पर, नहीं मैं ले रहा हूं 12 6 18 और 18 दूनी 36, 18 लाना है ना, तो एक और मैं ले लेता हूं 17, क्या 1 और 17 ले सकता हूं, तो 1 और 17 लूंगा तो 17 गुने 1 एरिया कितना हो रहा है, एरिया हो रहा होगा यहाँ पर 17 और यहाँ पर 36 हो रहा है, सॉरी 9 81 हो रहा है, तो 17 51 17 चौका 68 4 गुना क्षेत्रफल हो रहा है जी। तो क्षेत्र समझ पा रहे हैं बात, मैटर ये नहीं कर रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना होगा, मैटर ये कर रहा है कि जो भी क्षेत्रफल होगा वह स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, किससे ज्यादा होगा, आयत से, कब ज्यादा होगा, क्लियर है। अब दुगुना की बात कर रहे हैं, यहां कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन केवल सवाल क्या पूछता है, दे देगा आकृति चित्र और बोलेगा कि उसमें एरिया किसका अधिक है भाई, यदि परिमाप सबके बराबर है, या परिमाप पर किसका अधिक होगा यदि एरिया सबके बराबर है, ऐसे दिल रहेगा। एरिया बराबर दिल रहेगा तो परिमाप के बारे में पूछेगा, परिमाप बराबर दिल रहेगा तो एरिया के बारे में पूछेगा। मुझे लगता है एकदम दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है, समझ में आया। इससे बहुत सवाल पूछ सकता है और ध्यान से सुनना है, इसको अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर वीडियो देखना है, पूरा समझिए। और अगर कोई सवाल है तो ऐसे पूछिए, कोई और सवाल तो बता दे सकते हैं आप कि अगर किसी भी आकृति का जो वेल शेप्ड है उसका परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल उसका अधिक होगा जो ज्यादा सुटेबल होगा, सुडौल होगा, क्लियर है। और क्या मतलब समझते हैं सुडौल का, हाँ वेल शेप्ड, वेल शेप्ड का मतलब कि समझ रहे हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा, कितना कहता है कि सर ज्यादा भुजा वाला का एरिया ज्यादा नहीं, अब जैसे आयत है और वर्ग है तो दोनों की भुजा क्या है बराबर है, तब इसमें कैसे डिसाइड करिएगा, तो आप सोचिए कि आयत थोड़ा सा ज्यादा वेल शेप्ड है, सॉरी आयत से ज्यादा वेल शेप्ड है कौन, वर्ग। तीसरा देखिएगा, ये तो हो गया सेम क्वेश्चन है कि बराबर परिमाप वाला, अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल किसका अधिक होगा, बराबर परिमाप वाला के क्षेत्रफल किसका, स्क्वायर का अधिक होगा, तो आंसर कौन सा होगा, क्लियर है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, का भाई सा बराबर परिमाप। लेकिन अगर वर्ग और आयत का परिमाप समान हो तो क्षेत्रफल ये भी सेम ही है, किसका क्षेत्र, किसका अधिक होगा, P क्या है, P इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड Q इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से स्थिति क्षेत्रफलों में क्या P और Q का क्षेत्रफल दे रहा है ना। अच्छा P क्षेत्रफल एरिया है किसका, स्क्वायर का, और Q किसका एरिया है, एरिया है, तो क्या करेंगे कौन ज्यादा होगा, P ज्यादा होगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा है बात। अगला देखिएगा, समान भुजाओं वाली चतुर्भुज, यहां से हाँ मतलब ये 3 क्वेश्चन थे ना इस पे, ये 2 क्वेश्चन थे। इसमें एक देता है परिमाप बराबर रहेगा तो क्षेत्रफल के बारे में, और दूसरा क्षेत्रफल बराबर रहेगा तो परिमाप के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत डिस्कस किए, हो गया होगा क्लियर। तो अब हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ हैं, ध्यान से समझिएगा। 5वां, सबसे पहली बात, असमान भुजाओं वाली चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी और बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हो, असमान भुजाओं वाले, इसमें हम 2 थ्योरम बता रखे हैं कि अगर कभी भी असमान भुजा वाला कोई, उसके विकर्ण क्या कर रहे हैं
आपको 90 पर काट रहे हैं। जैसे ये चतुर्भुज एक है, ये चतुर्भुज है, मान लीजिए कि इसके सभी भुजाएं ए बी सी डी है और कोई भुजा किसी से बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं कहाँ पर काट रही हैं, 90 पर काट रही हैं। तो ऐसे केस में ऑपोजिट भुजाओं के वर्गों का सम और आप बराबर होता है। ये डिस्कस किए होंगे, आपको ये डिस्कस किए होंगे। और साथ ही साथ एक और इसी के साथ याद करना है, सर्किल वाला। जब सर्किल में बता रहे होंगे तो ये डिस्कस किए होंगे। सर्किल में ये डिस्कस करना है कि अगर कोई भी चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज के सभी भुजाओं को कोई सर्किल स्पर्श कर रहा है और ऐसे में चतुर्भुज का नाम अगर है पी क्यू आर एस, तो ऐसे स्थिति में पी क्यू प्लस ऑपोजिट भुजाओं का सम आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऑपोजिट भुजाओं का सम बराबर होगा कब, जब एक सर्किल सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा और अगर विकर्ण चतुर्भुज के विकर्ण 90 पर काटते हैं तो ऐसे स्थिति में ऑपोजिट भुजाओं के वर्गों का सम क्या होता है, बराबर होता है। सीधा रखना है। ये प्रश्न संख्या कौन सा, 5। आंसर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं बात? अरे समझ गए? ये वाला भी सर्किल में भी बताए थे और इस समय इसको भी बताएंगे, दोनों साथ ही साथ बताते हैं क्योंकि दोनों पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए दोनों बता रहे हैं। 90 डिग्री पर काटेगा तो वर्गों का सम बराबर होता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? अब देखिएगा, पॉइंट वो मान लीजिएगा ना, तो प्रूफ किए थे हम उस समय, नहीं किए हैं? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी क्या है, ए बी क्या है जी, ए बी है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, है कि नहीं है? और डी सी क्या है, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर है। और ए डी क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और बी सी क्या है, बी सी ओ सी स्क्वायर प्लस, क्या आपको नहीं लगता है कि सब वही है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? ओ ए ओ बी ओ डी। आप सीधा याद रखिए कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के ऑपोजिट भुजाओं के वर्गों का सम आपस में कब बराबर होगा, जब जब वो चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, 90 पर। ऑपोजिट भुजाओं का योग कब होगा बराबर, ऑपोजिट भुजाओं का योग कब बराबर होगा, जब वृत्त सभी भुजाओं को स्पर्श करके जा रहा होगा। ठीक है, आंतरिक रूप से। ठीक, छठा देखिएगा, एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण दे रखे हैं, ये बनना चाहिए था आपसे। एक चतुर्भुज के 3 आंतरिक कोण दे रखे हैं, 60, 120 और 90। तो चौथा आंतरिक कोण क्या होगा, चौथा कोण क्या होगा, 360 में से घटा देंगे इस सबके योग को, 60 प्लस 120 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 90 ही ना हो जाएगा। चौथा कोण 90 डिग्री, और 90 को रेडियन में बोलते हैं पाई बटा 2, क्योंकि डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना कर देते हैं। तो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाता है, रेडियन में आ जाता है, यानी पाई बटा 2 रेडियन हो जाता है। ये डिग्री से डिग्री, यूनिट से यूनिट कैंसिल। समझ रहे हैं बात को? किसी चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे हैं, एक 90 दे रखा है, एक 60 दे रखा है, एक 120 दे रखा है, तो दूसरा का भी 90 ही होगा। ये कुछ समझ पा रहे हैं? ये है ना, उससे बात की बात है, उतना उतना ये पैरेलल होगा ना होगा, हम ना ले लें पैरेलल। हाँ, 90 पैरेलल होगा, बात की बात है, लेकिन 90 होगा, क्लियर है? कि 90 होगा तो पैरेलल हो ही जाएगा। लेकिन बात था कि 4 कोणों का योग 360 होता है और उसमें से 3 को देल है तो चौथा निकाल देंगे। इसमें क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 7 नंबर। किसी चतुर्भुज एबीसीडी में किसी चतुर्भुज एबीसीडी में आसन कोण ए और बी के समद्विभाजक, ये भी पूछते रहता है। इसमें हम 3 सवाल बताते हैं। किसी चतुर्भुज एबीसीडी के आसन कोण ए और बी
ये समद्विभाजक, आसन कोण ए और बी के समद्विभाजक। आसन कोण समझते हैं, कोई इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल बोल रहे हैं, हालांकि कोई इंटीरियर एंगल इसका होगा। ये कोई इंटीरियर एंगल है, कोई चतुर्भुज के कोई इंटीरियर एंगल, जैसे कि ऐसा चतुर्भुज है ना, मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है ऐसा आपका, तो इसमें से दो कोण जो है ना ऐसे, ये दोनों, ये कोई इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का जो समद्विभाजक है सो काट रहा है आपको बी पर, ए और बी का। तो ये वाला शीर्ष मान लीजिए कि ये वाला ए था, ये बी था, और ये सी और ये डी है आपका। तो एंगल बाइसेक्टर कौन है आपका, एपी और बीपी। ठीक, एंगल बाइसेक्टर एपी और बीपी है, और सी और डी आपका 70 और 106 है, 70 और 100, ये आपका 70 है, अच्छा डी 106 है और ये 70 है, और इसका मान पूछ रहा है, क्या नहीं बनेगा जानते हो, मैं इनको मानूंगा थीटा थीटा और इनको मानूंगा अल्फा। मुझे पता है कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 106 प्लस 70 बराबर कितना 360, तो 176 घटेगा उसमें से, तो 2 थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, कितना 184, 176 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10, हाँ 184, तो अल्फा थीटा प्लस अल्फा कितना 92, यानी कि थीटा प्लस अल्फा 92 हो गया। तो हमें त्रिभुज इसमें इस त्रिभुज में देखिएगा तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 92, तो ये 180 में से घटाएंगे तो नहीं मिलेगा एंगल एपीपी, एपीपी बराबर 180 में से घटा देंगे 92, यानी कि हो जाएगा 88। मैं इसमें बोलता हूं कि ये 2-3 तरह से पूछते रहता है, एक लाइन दे देगा और बोलेगा कि भैया इसका ये कोई लाइन है, ये काट रहा है, ये वाला कोण बनाओ, ये वाला कोण बनाओ, इसका द्विभाजक आप बताइए कितना कोण बनता है, ये भी पूछते रहता है। लाइन एंड एंगल में बता रहे होंगे ये, और बताए होंगे ये वाला ये कितना होता है, यानी कि मान लीजिए कि ए बी लाइन था और ओ था ये, और ओ सी है, पी और क्यू है, तो क्या बता सकते हैं कि पी और क्यू कितने का होगा, ये समद्विभाजित कर रहा है, तो पी और क्यू कितने का होगा, आपको पता हो कि ये थीटा और थीटा लीजिएगा और ये अल्फा और अल्फा लीजिएगा, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना होगा, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना, यानी कि अगर ये थीटा प्लस अल्फा 90 है, यानी कि पी और क्यू कितना है, सॉरी समझ पा रहे हैं बात, ये बहुत पूछता है। एक और इसको पूछते रहता है कि लाइन पैरेलल है, ऐसे पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और इसमें ये वाला कोण है, ये दोनों, और ये दोनों कोणों को काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे, और ये मिल रहा है ऊपर, ये भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, याद है क्या कुछ, ये तीनों बताते हैं एक साथ, और बहुत पूछते रहता है ये दो तीनों, कभी कभी तो एकदम हूबहू पूछेगा ये कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। ये 3 आकृतियां हैं जिसमें कि ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा है, लेकिन ये तीनों एक ही नेचर के क्वेश्चन है, जिसमें कि थीटा अल्फा मान के बनाते हैं। ठीक है, 5 मिनट 3 मिनट और है, देखता हूं, लिखना नहीं, लिखिए मत, सीखिए। पीपी 2P परिमाप वाले 2P अभी तुरंत डालेंगे, ठीक है, अभी तुरंत अपलोड कर देते हैं, पीछे वाला भी, हाँ आ जाइए, पीछे वाला भी अपलोड कर देंगे। और ऐप पर भी हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर डालना पड़ रहा है, बहुत सारा बात ऐसी बोले हुए रहते हैं, क्लास का लड़का तो समझता होगा, बाकी बाहर वाला गली आता होगा कि दो झूठे के खाली फालतू, तो इसलिए एडिट करके डालना चाहिए। लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ मैं, मकसद केवल है कि मेरा हो जाए बदनामी, लेकिन आपको कम से कम लिख बन जाए, कुछ ज़्यादा प्रभाव ना पड़ता है, सब धीरे धीरे रश करेगा, जानेगा कि थोड़ा सा पागल टाइप का है, यूट्यूब पर नहीं होगा, अरे ना आएगा यूट्यूब से पैसा, दिक्कत क्या है, फायदा होना चाहिए केवल, है कि नहीं है। लाइकन लाइकन से ले रहे, हाँ है, लेना भी चाहिए, लोग हाथ उंगली कटवा ले रहे, फ्री पढ़ ले रहे, कोई तो बात कर रहे हैं।
फिर पढ़ ले रहा है कोई तो उसको उंगली कटवा ले रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग, पुराने लोग, गुरु लोग। हम तो फिर भी उंगली नहीं, पैसा ले रहे हैं। फिर ही पढ़ ले रहा है तो कटवा रहा है कि नहीं लोग। अब हम तो खाली, वो तो शुक्र मना कोई काम दिया है तो अंगूठवा तो काट ही सकते हैं, नखुनवा का तो छिलवा देंगे जाओ। ऐसा काम कैसे दिया था, बात खुलवाओ नहीं। टूपी परिमाप वाले चतुर्भुज के अंतर देखिए, किसी भी ट्रेंगल के अंदर, कोई भी ट्रेंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उनके अंदर अगर कोई वृत्त सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो, वृत्त सभी भुजाओं को स्पर्श करता हो, ठीक है, आंतरिक वृत्त स्पर्श कर रहा हो। परिमाप वाले चतुर्भुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या r है। किसी भी तरह की आकृति हो, अगर बाय में 5 भुजा वाला हो चतुर्भुज, और उसके अंदर से चमचमाता हुआ कलरफुल एक क्या हो, वृत्त हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, और उसके अंदर वृत्त हो, तो उसका एकमात्र एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ गुने r गुने परिमाप। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने अंतःवृत्त त्रिज्या, क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने अंतःवृत्त त्रिज्या गुने, ये किस में लगता है, ये ट्रायंगल में भी, क्वाड्रिलेटरल में के लिए भी। हाँ, केवल क्या याद रखना है, हाफ गुने अंतःवृत्त त्रिज्या गुने परिमाप। जैसे यहां पर किसका सवाल दिया है, चतुर्भुज का, यहां पर किसका सवाल दिया है, चतुर्भुज का। त्रिभुज में भी वही फॉर्मूला, पंचभुज में भी वही, षष्ठभुज में भी वही। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है किसका, त्रिभुज का, सॉरी चतुर्भुज का। परिमाप कितना दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने परिमाप 2p गुने r, यानी कि pr। ये किसी का भी, अगर इसका त्रिभुज का भी निकाला रहता तो त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, और अंतःवृत्त की त्रिज्या लिखते। मुझे लग रहा है कि आधा घंटा ही ज्यादा हो गया है, पौन घंटा ही पढ़ाई है कि नहीं, क्या समझ पाए, क्या एक एक सवालों का डिटेल किए। हाँ, तो बस इसको जाकर घर पे लिखिए। आज भर इतना ही।